ध्यान से सुनो। भूगोल में अगला चैप्टर है आपका कृषि। ठीक है, खेती बाड़ी। कॉपियां किताबें बंद कर लो, लिख के तुम्हें घर से लाना होगा रोज की रोज। ठीक है, मैं नहीं लिखवाने वाला हूँ, तुम्हें घर से लेके आना होगा। मनीष बहुत दिनों से एब्सेंट है, पता नहीं है। तो लड़कियां मुंह बंद करके बातें ना करें, ठीक है, यहाँ पर तवज्जो दें। लड़कियां मुंह बंद करके बातें कर लेती, पता है। और अगर देवरानी जेठानी बातें कर रही है तब तो अलग ही लेवल की बातें होंगी। देवरानी वो भी सुन लेगी जेठानी ने नहीं कहा है, कान ऐसे खड़े एकदम। मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है, हाँ। तो लड़कियां मुंह बंद करके बातें ना करें। मुझे पता है ये बातें कर लेती मन मन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सद्भावना बनाए रखें। कपिल भैया आज प्रेजेंट है हमारे बीच में, सारे के सारे लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर तवज्जो देंगे। कृषि, कोई भी कॉपी पेन किताब पर कतई गौर नहीं करेगा, मेरी तरफ ही देखते रहो, ठीक है। सुनते रहो, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, वरना मैं तुम्हें पसंद आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम्हारे लिए केवल केवल पढ़ने का मोटिव है, ठीक। आगे हम बात कर रहे हैं कृषि की। कृषि है क्या? देखो, कृषि से आप ये समझ रहे हैं कि भूमि के एक हिस्से को जोतने के बाद में आप बिल्कुल पट्ट देहाती भाषा में कर लो खेती बाड़ी, ठीक है। इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं भूमि के एक हिस्से को जोतने के बाद में उसमें फसल को बोया, फसल को बोने के बाद उससे फसल मिली, काटा और अपना निर्वाह किया गया, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? कृषि कहेंगे। लेकिन कृषि के अंतर्गत फसल के अलावा और भी चीजें आती हैं, जैसे कि पशुओं का पालन हो गया। पशुओं के पालन में आपका आएगा भैंस का पालना, डेयरी, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हो जीव जंतुओं में मछली पालन, मुर्गी पालन, ठीक है। ये सारे के सारे भी काय के अंतर्गत आएंगे? कृषि के। अर्थशास्त्र में जब आप इसकी डेफिनेशन को देखोगे तब यही है कि इसके अंतर्गत खेती बाड़ी के अलावा पशुपालन या उससे संबंधित चीजें भी आती हैं, ठीक है। तो कृषि समझ गए हम किस किस पर बात करने वाले हैं। या तो खेती बाड़ी पर करेंगे या उससे संबंधित जो चीजें पशुपालन वगैरह हो रहा है उस पर करेंगे। कोई भी शख्स ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए जो कल लिख करके ना लाए। आज मैं जो बताऊंगा वो कल मुझे लिखा हुआ चाहिए ही चाहिए, हर हाल में, जिंदा ही चाहिए, ठीक है। हाँ, और कोई फंक्शन नहीं। तुम सोच रहे हो और कैसे चाहिए? तो अगर आप इधर उधर भी देख रहे हो ना, गुटर गुम खेल रहे हो, तो मेरी सब पर नजर है एक तरफ से, सही। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते रहो, सारे के सारे लोगों को कल लिख करके लेके आना है इसे, जो मैं आज बताऊंगा, जितना बताऊंगा। कोई हो, चाहे लड़का हो लड़की, ठीक, तुम्हें लिख करके लेके आना है, वरना मैं तुम्हारा स्वागत कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक। मैं गांधी जी का भक्त तो हूँ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भी मतलब को भी मानने वालों में से हूँ। तो अगर जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। समझ में आ रही है? खेतीबाड़ी और उससे संबंधित पशुपालन वगैरह के बारे में हम इसमें रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, कि हमारे लिए खेतीबाड़ी की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो आप लिखोगे सबसे पहले कृषि का महत्व, अभी नहीं लिखोगे, ठीक है। कृषि का महत्व मतलब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या उपयोग है हमारे लिए। कुछ तो बात होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, बेवजह फासले नहीं होते। तो पहला पॉइंट उसका ये होगा कि रोजगार का साधन, रोजगार का साधन। हम ये लिखेंगे इसमें हमें फायदा क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है? रोजगार का साधन। क्या आपको नहीं लगता कि कृषि रोजगार देती है? देती नहीं देती है? अरे लोग जो कृषि में लगे हुए हैं, खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं, वो एक तरह से अपना रोजगार ही तो कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भारत की लगभग लगभग 50% जनसंख्या, कितनी जनसंख्या, मतलब आधी आबादी कृषि से ही रोजगार प्राप्त करती है। इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब कहने का ये है कि अगर 100 लोग हैं भारत में, तो 100 में से 50 लोग क्या कर रहे हैं? खेती बाड़ी। उससे उन्हें रोजगार मिला। अगर कर नहीं मिल रहे, कर रही है, तो किसी इनडायरेक्ट पर्पज से उन्हें क्या मिल रहा है? रोजगार। तो भारत की लगभग लगभग 50% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है, खेती बाड़ी से।
अगर खेतीबाड़ी ना हो, इसका मतलब ये भी है खेतीबाड़ी अगर ना हो, कृषि ना हो, तब 100 में से 50 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ तो बेरोजगार वैसे घूम रहे हैं और बेरोजगार वैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो भारत में रोजगार का मुख्य साधन कृषि है, ठीक है। ये लगभग लगभग 50% भारत को रोजगार उपलब्ध कराता है। अब इसमें भी एक बेरोजगारी छुपी हुई है, पूरी साल भर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। आप खुद समझो, अगर आपने कोई एक फसल लगाई, ठीक है, मान लीजिए अभी धानों की बुआई चल रही है, शायद मतलब खत्म हो गई है, आपने धान लगाए, धानों में आप चौराई करोगे जब, तो आपके लिए उस चौराई करने के टाइम पे रोजगार मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। लेकिन जब चौराई हो गई तब उसमें तब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक कि उसमें नराई ना हो या फिर उसमें कटाई ना हो, मतलब फसल को हम काटें ना, तब तक रोजगार नहीं मिलने वाला। तो इससे क्या देख रहे हो आप कि व्यक्ति उस टाइम पीरियड में बीच में बेरोजगार ही तो रहेगा, बेरोजगार रहेगा नहीं रहेगा। तो उसे हम कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। मतलब लगता तो है कि रोजगार है, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं पे बेरोजगारी छुपी हुई होती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक दुकान को अगर एक आदमी चला सकता है और उसी दुकान पर अगर दो लोग बैठ रहे हैं, तो उन दोनों को लगेगा कि हम रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उसे हम अदृश्य बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी में लेकर के जाएंगे। बहरहाल इसे कैसे करके लिखना है, इसे देखो क्या लिखना है। भारत में रोजगार का मुख्य साधन कृषि है। लगभग 50% भारत की जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है, और इसमें भी रोजगार पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता है। कुछ दिनों के लिए रोजगार प्राप्त होता है और उसके बाद रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या कहीं? उसके बाद रोजगार प्राप्त नहीं होता, इसे हम मौसमी बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय में योगदान। जानिब भाई, जानिब भाई, आप सच बोलेंगे? कुछ समझाया, कुछ पल्ले पड़ा? और कोई ऐसा हो जिसे कभी समझ में ना आया हो, मतलब जो उल्लू टाइप का बैठा हो यहाँ पे, तो वो इसमें कुछ समझाया था नहीं। खेती बाड़ी तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, जानते नहीं जानते हो? ऐसे कह रहे हैं हाँ। लड़कियां भी कह रही हाँ, कह बीघा जमीन है इनकी। साक्षी को समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय में हम योगदान की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब है हमारे पूरे देश की आमदनी। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे देश में कृषि हो रही है, ठीक है, 50% लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या उन्हें आमदनी नहीं होती होगी? अरे भाई गन्ना बोते हैं, गन्ने से पैसे ही तो मिलते हैं। गन्ना सब खा थोड़ी लेते हो, वरना ऐसे चीरने को डटे पड़े उसे खा थोड़ी लोगे गन्ने को। दालें बोई, दालें बेच के पैसे ही तो मिलेंगे। अफीम बोई, अफीम की भी खेती होती है, सही है, अफीम से पैसे ही तो मिलेंगे। हाँ सच कह रहा हूँ, अफीम नहीं पता? हाँ, ये सारे सारे लोग अपने घर पे आकर के देखें, मैं यहाँ पे बताऊंगा तो मतलब फैमिली वगैरह देखती है, ठीक है। अफीम है, और कपास, कपास जानती हो? है कॉटन, रुई, उसे अगर बेचेंगे तो उसे खा थोड़ी आएंगे ना, यूज कर लेंगे, बेचेंगे ही तो उससे क्या होगी? आमदनी। तो राष्ट्रीय आय में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत की जीडीपी में इसका योगदान लगभग लगभग 16 से 18 या 20 कर लो, वेरी करता रहता है, ठीक है, 16 से 20% तक का योगदान है। मतलब समझ रहे हो, अगर 100 रुपए की भारत को आमदनी हो रही है, तो 100 में से 20 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? कृषि से आ रहे हैं, खेती से, ठीक। तो इसे कैसे करके लिखेंगे? राष्ट्रीय आय में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की जीडीपी का लगभग लगभग 16 से 20% हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला है हमारे पास कच्चा माल, ठीक है। तो कई उद्योगों के लिए कृषि कच्चा माल उपलब्ध कराती है, ठीक है। कई उद्योगों के लिए कृषि कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैसे कोई एक उद्योग बताओ जिसके लिए कच्चा माल उपलब्ध करा देगी कृषि। कच्चे माल से मतलब मैं बता दे रहा हूं कि आप इससे किसी दूसरी चीज को बना सको, कृषि से कोई चीज मिले और दूसरी चीज को हम प्राप्त कर सकें। कपड़ा उद्योग, कृषि से क्या मिलता है? कपास,
और कपास काय में यूज करते हैं हम? कपड़ा उद्योग में। मेरी बात को समझ पा रहे हो? ठीक है। तो कृषि कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि से हमें पौवा, समझ रहे, क्वार्टर, ठीक, हाँ यू नो, उसे जरूर लेकर के आओ बीच में। पौवा नहीं कहोगे आप, शराब कह सकते हो, ठीक है, ये प्राप्त होती है। गन्ना काय से बनती है शराब, ठीक है। चीनी, ठीक, मिठाई, अरे बहुत चीजें हैं, समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे हमें कच्चे माल काय से प्राप्त होते हैं? कृषि से प्राप्त होते हैं। तो कृषि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, ठीक है। और आप लिख सकते हो, आपने जूट के रस्सी वगैरह देखी होंगी, जूट के बोरे, ठीक है, और वो रबड़, ठीक है। इधर देख लो, इधर तुम लोग, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे, मन लागे छे कि तुम मानोगे नहीं, ठीक है। ये हिंदुस्तान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर रबड़ उद्योग बहुत प्रचलित है। देखो रबड़ बनती कैसे करके, जो रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है, और रबड़ के पेड़ नहीं होते, पेड़ तो लकड़ी के ही होते हैं, लेकिन उस पेड़ से दूध निकालते हैं, ठीक है। उस पेड़ का जो दूध होता है उसे निकाल करके कलेक्ट करते हैं और उससे रबड़ बनाते हैं, तो उसे रबड़ का वृक्ष कहा जाता है। तो वो कहाँ पर ये प्राप्त होती है? जाकर यहाँ पर केरल कर्नाटक के क्षेत्र में, थाईलैंड वगैरह में, ठीक है, रबड़ प्राप्त होती है। तो ये जो रबड़ है, इससे इसे कैसे प्राप्त करते हैं? कृषि से, कच्चा माल है, और बाद में इसके लिए सिंथेसाइज करके दूसरी चीजें बनाते हैं, ठीक है। कभी वो तुम्हारे मिटाने वाली बन जाएगी, मिटाने का तो और भी प्रोसेस होता है, ठीक है। मिटाते नहीं मिटाते ऐसे, हैं? और कोई कोई तो, और मैंने देखा है, लोग तब तक खुदाई करते हैं जब तक खजाना ना निकाल लें, और खजाना निकालने के बाद ऐसे देखेंगे से हीरा निकाल लिया हो, ठीक है। गंदी बातें नहीं होंगी इधर देखो। तो कृषि, अब आप इसे कैसे लिखोगे? कृषि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। जैसे कृषि कपास कपड़ा उद्योग के लिए उपलब्ध कराती है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना उपलब्ध कराती है, मिठाई के लिए भी गन्ना उपलब्ध कराती है, जूट की रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, रबड़ वगैरह से आप सिंथेसाइज करके दूसरी चीजों को आसानी से बना सकते हैं। और मेन चीज तो अभी तक आई नहीं। अच्छा चलो, अब मैं एक आध से पूछूं तो मुझे और बता दो, और कृषि से हमें क्या फायदा है? शिवम की बहन, बोलो मत, क्या है? हैं? पता ही नहीं। सिमरन, आज मैं तुम्हारा आईक्यू देख रहा हूँ। पायलिया शोर मचाओ, रोसीना, सादिया, साक्षी, आगे। अरे खाने के लिए भी तो मिल रहा है मूर्खों, खाद्यान्नों की पूर्ति नहीं हो रही है, और कह रहे हैं कृषि आगे क्या फायदा दे रही है हमें पता ही नहीं है। और मैंने इसीलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हारे माइंड को मैं डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ले जाऊं कठिन चीज की तरफ, ठीक है। खाद्यान्नों की पूर्ति, खा कहाँ से रही है बताओ, ठीक है। खाने का तो मोदी जी दे तो रहे 5 किलो, हैं? कहीं हम कृषि उर्सी से नहीं खा रहे हैं, मोदी जी से खा रहे हैं, बात खत्म। खाद्यान्नों की पूर्ति, तो जो सारे के सारे खाद्यान्न है वो कृषि से ही मिलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता ही क्या हो, ठीक है, तुम खाने में यूज थोड़ी करते हो ज्यादा, तुम लगाने में यूज करते हो। केसर वाली क्रीम, ठीक है, लगाते नहीं लगाते हैं? बादाम वाली क्रीम, और खा रहे हैं गुटखा, पी रहे हैं क्वार्टर, ठीक है। और वो कोल्ड ड्रिंक, वो पानी जहर मिला हुआ पता नहीं क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो खाद्यान्नों की पूर्ति करने का मुख्य काम किसके द्वारा किया जाता है? कृषि के द्वारा किया जाता है। आ रही बात समझ में? क्या क्या उपयोग चले, क्या क्या महत्व है। अगला है परिवहन का मुख्य आधार, पांचवा, आंतरिक व्यापार या परिवहन का आधार।
मैं तुम्हारे लिए एक बात बताऊं, ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, तुम्हारे बेस तो बड़े मजबूत कर देगा, ठीक, लेकिन दूसरी इस चीज का विशेष ध्यान देना कि इसमें लिख कर के ही आना है और कोई उपाय नहीं है। उससे संबंधित लॉजिकली जो भी ठीक लिखोगे वो सब सही होगा अपने आप में, ठीक है। अब आंतरिक व्यापार का मतलब है अंदर होने वाला व्यापार। अब अंदर कहाँ होगा व्यापार? भारत देश के अंदर होने वाला व्यापार। तो कृषि का व्यापार भारत देश के अंदर जो होता है उसमें इसका महत्व है। परिवहन, परिवहन का मतलब है यातायात की जो साधन है उनके लिए। मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आपने फसल को काटा, फसल को काटने के लिए आपके पास जो फसल बच गई खाने पीने के बाद, मतलब जीवन निर्वाह के बाद, वो आप कहाँ पर ले जा करके बेचेंगे? बाजार में। जब बाजार में उस फसल को ले जा करके आप बेचेंगे तो आपको क्या नहीं लगता है कि आप किसी ट्राली या किसी वाहन का यूज करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? तो उसी को तो परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। तो ये परिवहन को भी बढ़ावा देती है। समझ में आ रही है? अरे भैया आप ये खुद सोच लो कि आपको चीनी वाली फैक्ट्री में गन्ना भेजना है चीनी बनाने के लिए, भेजोगे तभी तो बन पावेगी रेली है। तुम्हारे खेत में सीधी चीनी थोड़ी आ जाएगी, नहीं आएगी ना। तो चीनी आप बनाने के लिए भेजना है तो किसी से ले तो ही जाओगे, ऐसे थोड़ी कंधे पे रख के टैया टैया खुद ही पहुंच गए, ठीक है। तो चीनी का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो परिवहन में इसका मुख्य उपयोग होगा। तो कृषि परिवहन को बढ़ावा देती है। या फिर आप ये कहें अगर मान लो कृषि बंद हो जाए, ठीक है, कृषि हो ही ना, तो परिवहन कितना बचेगा? सिर्फ तुम्हारा परिवहन खाला फुफा के घर जाने का बचेगा बस। समझ में आ रही है? केवल और केवल गाड़ियां, मोटर गाड़ियां कहाँ तक की बचेंगी? खाला, चाची, चाची, चाचू जो भी है वहां तक, ठीक है। समोसे बनना बंद हो जाएंगे अगर कृषि बंद हो गई, आलू कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें गैरीवाल्डी की कहानी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस जिस टाइम पे आलू का अकाल पड़ा था उस टाइम आलूओं का बड़ा महत्व था। आलू का अकाल से मतलब यह है कि उस टाइम पर आलू की इतनी अहमियत थी कि गैरीवाल्डी ने सारा का सारा जो राज्य था वो छोड़ करके, बहुत सारा इनाम छोड़ करके कह दिया एक थैला आलू के बीज दे दो, ठीक है, मैं उसे बो करके खेती करता रहूंगा। एक थैला आलू के बीज उसे लेकर के चला गया था, बहुत इनाम मिल रहा था उसे। आगे पढ़ाएंगे आपके लिए, इतिहास में आंतरिक व्यापार। तो अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा गेहूं जो है, मान कह लीजिए, बता ही दे रहा हूं, सबसे ज्यादा गेहूं जो है वो उत्तर प्रदेश में होते हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में गेहूं हो रहे हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पर तो बहुत कम हो रहे हैं, तो यहाँ वाले के लिए गेहूं नहीं चाहिए होंगे हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चावल बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर तो चावल नहीं होते हैं बहुत ज्यादा। अब इनको भी तो भात चाहिए खाने के लिए, चाहिए नहीं चाहिए? यहाँ पर मध्य प्रदेश में दालें बहुत होती हैं, तो अब इन्हें भात चाहिए तो दाल भी चाहिए, दाल भात तभी तो बनेगा, ठीक है। तो दाल भात इनके लिए खाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए? तो ये क्या कर रहे हैं हम कि देश के अंदर ही व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तो देश के अंदर या आंतरिक व्यापार के लिए कृषि हमारी बहुत ज्यादा महत्व रखती है, ठीक है। इससे क्या आंतरिक व्यापार बढ़ता है और परिवहन इससे लगातार कृषि से बढ़ता चला जाता है। अगला पॉइंट है पशुओं का चारा। पशुओं का चारा, पशुओं के लिए चारा भी यहीं से मिलता है। चारा समझ रहे हो? उनके खाने के लिए चरी, ठीक है, बरसीम, बाजरा, होते नहीं होते हैं, जई, और पशु तो कुछ भी खाते रहते हैं खेत में, जो तुम बो दोगे वो खा लेंगे। तुम गेहूं बो के देख लेना, गेहूं निपटा देंगे वो, ठीक है। तो पशुओं के चारे की आपूर्ति का मुख्य साधन कौन है? कृषि है। इसके बिना पशुओं के चारे की पूर्ति नहीं कर पाओगे, ठीक है। चोकर, घूटा ऊंटा सब इसी से प्राप्त होते हैं। सातवां, बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, सातवां है और लास्ट ही समझो इसे, कि आर्थिक विकास में महत्व। आर्थिक विकास में योगदान, ठीक है। तो कृषि जो है वो विकास में योगदान तो देती, तो मैंने यहीं पर समझा दिया था, ठीक है।
तो कृषि से किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार होती है, इससे देश का विकास होता है। तो ये सारी की सारी हेडिंगें बहुत ज़्यादा लिखकर नहीं लाना है, 1 से 1.5 पेज बहुत हो जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी हेडिंगें डाल करके आप लिख करके ले आना, कल सबका देखूंगा, पहले आप इन हेडिंगों को नोट कर लो। चलो हाँ, मैं मारता कहाँ हूँ, मार देता हूँ, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं, मैं बात में अपनी अड़े हूँ। चलो अच्छा ध्यान सुनो, अगला है कृषि की समस्याएं। और इस प्रोसेस में बहुत दिन तक रोज ये नहीं करता रहूंगा कि एक के पास जा रहा हूँ उसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय इतना ज्यादा नहीं है। कृषि की समस्याएं, बोलो मत, इसे समझ लो, यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बाद में लिखने में। कृषि की समस्या का मतलब है, मैं तो फिर से बता रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान में जो भी उससे संबंधित लिखोगे सब सही होगा, ठीक। पेन रख दो, लिखते रहो। अब ये मतलब नहीं उससे संबंधित में अर बहरा चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो कृषि की समस्या क्या क्या है, मतलब हमारे देश में क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा कृषि करना आसान नहीं है, या कृषि आसानी से नहीं हो पाती है। तो पहला कारण है उसका तकनीकी की कमी, बोलो मत, तकनीकी कमी। हमारे पास वो आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा हम कृषि के उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकें। तकनीक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब बहुत से किसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके द्वारा वह अपने उत्पादन को बढ़ा सके, या फिर उनके खेत बहुत छोटे हैं जिसके कारण वो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर किसी का खेत बहुत छोटा है तो वहां पर जुताई के लिए ट्रैक्टर वाला आसानी से नहीं जा पाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जाएगा कहेगा इतने का तो मेरा डीजल खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो वो आसानी से नहीं जा पाता है, इस वजह से तकनीकी वहां पर नहीं पहुंच पाती है, और जिसकी वजह से उत्पादन कैसा होता है, कम होता है। दूसरा क्या मैटर है, ये उन्नत बीजों का अभाव। उन्नत बीजों के अभाव से क्या मतलब है, भारत में अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक अगर हम उदाहरण लें, गेहूं का उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, जो अपने आसपास चलता है उसके लिए बता दे रहा हूँ। आप अगर गेहूं, हाँ नैनी में कहाँ बैठे हुए हैं ये बताएंगे थोड़े बहुत। एक गेहूं होता है पूसा, कौन सा होता है, नाम सुना है? नहीं, अब आप घर पे जाकर के पूछे ना। गेहूं होता है पूसा, ठीक। वो गेहूं कम होता है, उसकी पैदावार कैसी होती है, कम। नैनी सही कह रहा हूं मैं? मुस्का रहे हैं, नहीं बोया है आज तक। मैं बता रहा हूँ उसकी पैदावार कैसी होती है, कम। और जबकि दूसरा गेहूं जो होगा, जो हमारा अगहन की तरफ बोया जाता है, अगहन पूसमा फागुन कहते हैं, अगहन की तरफ हमारा जो गेहूं बोया जाता है उसकी पैदावार होती है ज्यादा। तो आपने वैसे भी अगर आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपके लिए ये तो पता होगा ना, कोई सा बीज डालेंगे तो ज्यादा पैदा हो सकता है गेहूं का, दूसरा बीज डालेंगे तो हो सकता है उसकी पैदावार कैसी हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो इस पैदावार के डिफरेंस को हम देखेंगे अगर, तो हमें पता चलेगा कि उन्नत बीज अगर अच्छे बीज होंगे तो फसल कैसी होगी, ज़्यादा, और कम बीज होंगे तो कैसी होगी फसल, मतलब बेकार बीज होंगे फसल कैसी होगी, कम। तो हमारे देश में उन्नत बीजों का कैसा है, अभाव, जिसकी वजह से कृषि की, ये हमारी कृषि की मुख्य समस्या बना हुआ है। अगला है भूमि पर अधिक भार। अधिक भार से क्या मतलब है, भार का मतलब होता है वजन। तो ऐसे थोड़ी जमीन पे बहुत ज्यादा वजन हो गया धरती पलटने वाली है, इसका मतलब थोड़ा है, ठीक है। भूमि पे अधिक भार का मतलब यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो खेती वाली जमीन पर घर बनते जा रहे हैं, तो खेती वाली जमीन कैसी होती जा रही है, कम। जनसंख्या के लगातार बढ़ने से खेती वाली जमीन कम होती जा रही है, जिस कारण
कम खेती में, जिस कारण खेती की भूमि सिमट रही है। और अगर यही समस्या बनी रही तो एक समय ऐसा आएगा खेती की जमीन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी मुख्य समस्या है। अगला है निरंतर कृषि। निरंतर कृषि, ठीक है, ये करने से भी भूमि की पैदावार जो है वो कम होती है। लगातार आप एक ही फसल को बोते रहोगे तो भूमि में पैदावार कैसे होने लगेगी, कम। तो निरंतर कृषि से भूमि की पैदावार या कृषि की पैदावार कैसी होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, अगला है छोटे खेत। ये मैंने तुम्हें अभी बता दिया था कि खेतों का आकार अगर छोटा है, खेतों का आकार कैसा है, छोटा है, तो वहां पर उच्च सुविधाएं या उच्च तकनीकी नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण कृषि जो है खेती उसमें पैदावार अधिक नहीं हो पाती है। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा चकबंदी, सुना है कभी, किसी ने सुना है चकबंदी? अच्छा, किसी ने ये सुना है फ्री फायर? बस मुद्दे की चीज सुनी है, नालायक हो। फ्री फायर, और वो लीडू चल रहा है रोज जो बिथरी में है, इधर इस तरफ ऐसे करके रात को गुच्छे बना करके बैठते हैं, जैसे इसके बिना इनकी रोटी हजम नहीं हो रही है। ठीक है, उसे सुना है, लूडो का नाम सुना है? हैं? छक्का पोया सुना है? वो भी नहीं सुना है, तो चकबंदी भी सुन लेते नालायकों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुनूंगा तो नहीं पता होगा। तुमने सुना है? तो बताओ चकबंदी किसे कहते हैं, अगर सुना है तो बताओ। किसे कह रहे हैं चकबंदी? मेड़ को? बताओ, बता पाओगे? देखो, छोटे छोटे जो खेत होते हैं एक ही किसान के, मान लीजिए मेरे 10 जगह पर खेत है, मान ले, मतलब मेरे है नहीं, ठीक है, मान लेते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है अभी मानते हुए, मेरे 10 जगह पे खेत है, 1 बीघा है, कहीं पर 1.5 बीघा है, कहीं पे आधा बीघा है, तो मैं इसमें इतनी खेती उतनी उत्सुकता के साथ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो चकबंदी के द्वारा छोटे छोटे खेतों को इकट्ठा कर दिया जाता है और उस किसान को एक जगह पर खेत दे दी जाती है। अब उसके सारे के सारे जो खेत थे उसके एवज में उसे एक जगह पर जमीन दे दी गई, अब वो उस पर आसानी से खेती को कर सकता है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे खेतों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या की जाती है, चकबंदी। अगला लास्ट और लिख लो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, उर्वरक का अभाव। ठीक है, उर्वरक के अभाव से क्या मतलब है कि, अच्छा, उर्वरक जानते हैं किसे कहते हैं? खाद को, फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, इधर अभी मेरी तरफ देखते रहो, अभी यहाँ पे मुझसे अच्छा कोई है भी तब भी मत कहो। ठीक है, हाँ, क्योंकि मतलब मुझे अपनी तारीफ नहीं सुना होगा तो यार बुरा नहीं लगेगा मुझे, तो मेरी तरफ देखते रहो। अगला है उर्वरकों का अभाव। ठीक है, इधर देखते रहो तुम, उर्वरक मतलब होता है खाद। हमारे यहाँ पर अच्छी खादों की भी कमी है। ठीक, सबसे अच्छी खाद कौन सी है? सबसे अच्छी खाद कौन सी है? यूरिया है, डीएपी है, एनपीए है, कौन सी है? सल्फर है, जिंक है, कौन सी है? गोबर की खाद। ठीक है, समझ में आ रही है? गोबर की खाद सबसे अच्छी है, तो तुम लोगों के दिमाग में अपने आप कह रहे भरा हुआ है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, सही है। वो कहते हैं जली को राग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। ठीक है, ये देखो, तो उर्वरकों का अभाव, अच्छी खाद का भी हमारे देश में क्या है, कृषि के लिए अभाव है कि अच्छी खाद नहीं मिल पाती, इसी कारण हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ नहीं पाती है। तो कृषि की समस्याएं क्या क्या है तो और भी। ठीक है, मैं इतनी बता दे रहा हूँ आपके लिए, तकनीक की कमी, हमारे यहाँ पर उन्नत तकनीक की कमी है जिसके कारण कृषि में अत्यधिक सुधार नहीं हो पाया है, ऐसे लिख देना, इसमें बता रहा हूँ। उन्नत बीजों का अभाव, अगर अच्छे बीज मिलेंगे तो पैदावार अधिक होगी, और अगर बेकार बीज होंगे तो पैदावार कम होगी। तो हमारे कृषि में उन्नत बीजों को मिलना आसान नहीं है, उन्नत बीजों का मिलना आसान नहीं है, जिसके कारण कृषि की समस्याएं बनी हुई हैं। भूमि पर अधिक भार, जनसंख्या बढ़ने के कारण कृषि की भूमि कम हो गई है, जिस कारण कृषि कैसी होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है।
निरंतर कृषि, एक ही भूमि पर अगर लगातार खेती को करते रहो तो उसकी उर्वरक क्षमता मतलब उसकी उत्पादन करने की क्षमता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। छोटे खेत, छोटे छोटे खेत होने की वजह से वहां पर सारी की सारी सुविधाएं किसान नहीं पहुंचा पाता है, इस कारण कृषि की पैदावार कैसी हो जाती है, कम। ठीक है, अच्छे उर्वरक या खाद ना मिल पाने के कारण कृषि में पैदावार कम होती है। अब कृषि के प्रकारों की बात करेंगे। ठीक है, कृषि के प्रकार, तो पहले प्रकार की बात कर ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। अब यहां से समझ में आना शुरू हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, वो तो तुम्हारा चल रहा था महत्व वगैरह, तो शायद तुम ना रीड कर पाते। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि ये क्या है? प्रारंभिक का मतलब है एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह का मतलब है जीवन यापन करने के लिए जो कृषि की जाती है। तो ऐसी कृषि जो किसी परिवार के स्वयं जीवन यापन करने के उद्देश्य से की जाएगी वो क्या होगी? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि होगी। प्रारंभिक का मतलब है बहुत बेसिक तरीके से की जाएगी। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूं उसे लिखना है। ठीक है, देखो है क्या, ऐसी खेती में हम किसका प्रयोग करते हैं? कुदाल का, हल का, ठीक है, खुरपी का, ये लिख दोगे सारा का सारा। ठीक है, तो कुदाल, हल या खुरपी से भूमि के एक छोटे से टुकड़े को साफ किया जाता है। ठीक है, कुदाल, हल या खुरपी से भूमि के छोटे से टुकड़ों को साफ करेंगे। साफ करने के बाद उसे जोतेंगे। ठीक है, जुताई करने के बाद एक परिवार के लिए होगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टुकड़े को एक व्यक्ति ने साफ कर लिया। अब तो मशीनें आ गई हैं, तो एक छोटा सा परिवार, एक व्यक्ति भूमि के छोटे से टुकड़े को साफ करके कुदाल, हल या खुरपी की सहायता से साफ करके वहां पर उसकी जुताई करता है, हल की सहायता से उसे जोतता है, और जोतने के बाद में उसमें कृषि को करता है, खेती को करता है। ठीक है, अब उस टुकड़े को साफ करके जमीन के, मेरी बात ध्यान सुनना, उसमें अभी खाद का इतना ज्यादा उपयोग नहीं किया जाएगा। जब उसमें खेती ये करते रहेंगे लगातार, अब इससे केवल एक परिवार का जीवन निर्वाह हो सकता है। ठीक है, जब उसमें खेती करते रहेंगे, खेती करने के बाद उसकी उर्वरक क्षमता मतलब उसमें फसल उत्पादित करने की क्षमता कैसी हो जाएगी? कम। जब फसल उत्पादित करने की क्षमता कम होगी तब उस जगह को छोड़ देंगे और कहाँ चले जाएंगे? दूसरी जगह पर चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? अब दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो कह रहे हैं घूम घूम के कृषि हो रही। कैसी हो रही है? घूम घूम के, इसलिए इसे झूम कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम कृषि। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। मैं और डिटेल में इसे बताऊंगा आपके लिए। क्या कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। इसलिए इसे स्थानांतरणीय किसी भी कृषि भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो हाँ, ठीक है, समझ में आ रही बात? इधर देखते रहना, वरना अगला नंबर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप भी खुश हैं, अगला नंबर आपका है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। इधर देख ले, इधर। अच्छा, कुदाल कोई जानता है क्या होती है? हैं? कुदाल कोई जानता है क्या होती है? ये पुरानी परंपराएं हैं हमारी, रूढ़िवादी परंपराएं। ठीक है, जिनसे हम खेती पहले किया करते थे। कसी जानते हो? कसी है, हाँ, वही है कुदाल। मतलब वो शायद अपडेटेड वर्जन है। आप कुदाल उसे भी कह सकते हो जो जिससे खड़ंजा निकालते हैं, होती दोनों वाली ऐसी, एक तरफ पतली होती है, एक तरफ ऐसी चौड़ी सी होती है, दोनों। होता है नहीं होता है? हाँ, इसे भी आप कह सकते हो, लेकिन मैं कुदाल को कसी से कोरिलेट कर रहा हूँ। तो अगर खेत की जुताई करनी होती थी, ठीक है, तो कैसे करते थे? पहले देखो, हल कांधे पे रख के चलाना पड़ता था। समझ में आ रही बात? उससे भी पहले जब हल नहीं था तो कुदाल से खुदाई किया करते थे। ठीक है, अब भी चलती, एक ही खुदाई करते हैं इससे। आप ये लिख के मत लाना, इसे मैं कल और डिटेल में बताऊंगा अच्छा करके। ठीक है, आप ये केवल हेडिंग उतार लो और इसे लिख करके आप ये लेके आना। देखो, अब बोलना नहीं। आशीष,
हमने बताया था आपके लिए, अगर कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार बता रहे थे, तो पहला वाला हमारा था गहन, सॉरी गहन नहीं था, प्रारंभिक, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। बोलो मत यार। ठीक है, अब ये क्या है, अब से बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। उस समय हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। एक फ्रांसीसी राइटर है, मतलब उसका नाम बुकानन है। क्या नाम है? बुकानन। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। पीछे तक आवाज आ रही है? जब आवाज ना आती हो तो हाथ खड़ा करें, जिन बच्चों को आवाज ना आती हो। मतलब आवाज आ भी नहीं, हाथ भी खड़ा कर रहे हो, बहुत अच्छे बेटा। तो एक बुकानन नाम का फ्रांसीसी राइटर था, उसने चीजों को इन्हें लिखा है कि उस समय कैसे करके चीजें चला करती हैं। देखो, प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल से बहुत पुराना नहीं है, आप ऐसा समझ लीजिए कि अंग्रेजों के टाइम पे चारों तरफ जंगली जंगल ज्यादा फैले हुए थे, आबादी कम थी। आबादी तो ये अभी आकर के बढ़ी है, 500-600 करोड़ जो होती चली जा रही है, मतलब 150 करोड़ के करीब पहुंच गई। ठीक है, तो आबादी तो अभी बढ़ी है, जनसंख्या अभी बढ़ी है। उस टाइम पे इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं थी, तो जमीन पर इतना ज्यादा दबाव भी नहीं था। मतलब कहने का यह है कि लोग जो थे वो कृषि को अपना आधार मानते थे। अब कृषि करने के लिए उस टाइम ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो उस टाइम पे ये कृषि ज्यादा प्रचलन में थी। अब भी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। मैं आपके लिए समझा रहा हूँ कैसे करके। उस टाइम खादें नहीं थी, खाद अवेलेबल नहीं थी, तो क्या करते थे लोग कि एक जंगल के टुकड़े को साफ किया, 2 बीघा 1 बीघा जो भी हो, सही है, 4 बीघा 5 बीघा, उसे साफ करते थे, काटते थे। काटने के बाद उसकी पत्तियों में आग लगा दिया करते थे। ठीक है, क्या लगा दिया करते थे? आग। आग लगा करके राख बनती थी। अब उस राख को ही उस जमीन में मिल जाना होता था। जब राख जमीन में मिल जाती थी तो वो खाद का काम करती थी राख। ठीक है, राख का काम करती थी, खाद। तो जमीन के जंगल के एक टुकड़े को साफ किया, उसे जला दिया, राख खाद के रूप में काम कर रही है। और इसके बाद में अब जब वो जुताई करने जाते थे, तो जुताई करने के पास उनके लिए कुदाल हुआ करती थी। कुदाल कह लो आप, या खुरपी टाइप का औजार कह लो, सही है। ये हुआ करते थे, छोटे छोटे औजारों से उसे खोदा करते थे। ठीक है, और खोद करके उसमें बीज को बोया करते थे। अब भी बोते हैं, ऐसी बात नहीं है। और फिर उससे फसल होती है। अब उस पे 1 2 4 साल तक खेती करी। खेती करने के बाद में जब उन्होंने देखा, हल भी लगा लो यहाँ, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जमीन में ताकत कम हो गई है, फिर वो वहां से शिफ्ट हो जाती थी दूसरी जगह। दूसरी जगह जंगल को जलाया, काटा और जलाया। जलाने के बाद में वहां पर खेती करते रहे, इसी तरह से 5 7 साल तक, और अपना पेट पालते रहे। तो ये जो खेती होती थी, ये बड़े ही छोटे स्तर पर होती थी। ठीक है, बहुत निम्न स्तर पर, छोटे स्तर पर होती थी। और इस खेती को एक परिवार द्वारा किया जा सकता था, और वो परिवार जो खेती करता था, उस परिवार वो अपना ही पेट पालने के उद्देश्य से करता था। इसीलिए इसे कहते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। मतलब केवल और केवल अपने परिवार का पेट पालने के लिए की गई ये कृषि। ठीक है, छोटे स्तर पर होती थी, परिवार केवल अपना पेट पालन पोषण करने के लिए इस कृषि को किया करते थे। इसके बाद इस खेती को हम झूम खेती भी कहते हैं, क्योंकि ये वो एक जगह पर फिक्स होकर खेती नहीं करते थे। आज यहाँ पर खेती कर ली, कल दूसरी जगह खेती कर ली, मतलब 4 5 साल बाद दूसरी खेती कर ली, फिर अगली जगह खेती कर ली। तो वो घूम घूम के खेती किया करते थे, इसलिए इसे क्या कहने लगे? झूम खेती। इसी खेती को कहते थे हम स्थानांतरणीय कृषि, मतलब स्थान को बदलते रहने वाली कृषि। ठीक है, इसी कृषि को एक नाम और देते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। ये सब पूछा जाता है। ठीक है, क्या नाम देते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कर्तन दहन, दहन का मतलब है आग लगाना, कर्तन का मतलब काट करके, काट करके आग लगा रहे हैं, तो कर्तन दहन प्रणाली है। झूम खेती घूम घूम कर रहे हैं। स्थानांतरणीय का मतलब है स्थान को हम बदल रहे हैं। ठीक है, छोटे स्तर पर खेती हो रही है,
एक परिवार कर रहा है, कुदाल से खुरपी से खोद करके बीजों को बो करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो घूम घूम कर खेती की जाती थी, जंगल को साफ करके, उसे क्या कहते हैं हम? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये लिख के लाना है तुम्हें। अब कैसे लिखोगे? यह खेती बड़े ही निम्न स्तर और छोटे स्तर पर की जाती थी, की जाती है। इसमें कुदाल, खुरपी या छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करके जमीन के छोटे से टुकड़े को, जंगल को साफ करके उसे काट करके उसमें आग लगाई जाती थी। जो आग के बाद राख बनती थी वो हमारी खाद का काम करती थी, और बाद में उसमें फसल उत्पादित करके अपने परिवार का पालन पोषण किया जाता था। ये कृषि केवल एक परिवार के, अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए होती थी। 4-5 साल तक उस जब जमीन की उर्वरा शक्ति जब कम हो जाती थी, तब इस जगह को बदलकर कहाँ चले जाते थे? दूसरी जगह चले जाते थे। आ रही बात समझ में? तो इसलिए इसे हम झूम खेती भी कहते हैं। दूसरी जो कृषि है वो है गहन जीवन निर्वाह कृषि। गहन का मतलब क्या है? देखो, ये और ये एक ही है, ठीक है? ये भी जीवन निर्वाह के लिए हो रही है, ये भी जीवन निर्वाह के लिए हो रही है, लेकिन ये कहाँ हो रही है? जंगलों में, जहां पर जनसंख्या ज्यादा नहीं है। ये खेती वहां पर होगी जहां पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होगा। मतलब कहने का ये है, जमीन तो कम है लेकिन फसल ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पर जमीन, मतलब इनके लिए ज्यादा फसल नहीं चाहिए, अपने परिवार के लिए फसल चाहिए, तो ये भी जीवन निर्वाह के लिए होगी, लेकिन ऐसे स्थान पर होगी जहां पर भूमि तो कम हो, खेती तो कम हो, लेकिन उत्पादन हमें अधिक करना हो। ऐसी जगह पर ये क्या होती है? कृषि होती है, ठीक है? इसके बाद में अगर मैं और बात करूं आपसे, तो गहन जीवन निर्वाह कृषि में आप क्या देखोगे कि इसमें खादों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का। भाई तभी तो ज्यादा उत्पादन होगा। अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? उत्पादन का अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और आप बात करेंगे कि इसमें आधुनिक तकनीक, ट्रैक्टर वगैरह का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो खेती दोनों एक ही जैसी है लगभग लगभग, लेकिन इसमें ये कृषि वहां पर होगी, ये भी कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, लेकिन ऐसी कृषि उस स्थान पर होती है जिस स्थान पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है और फसल को ज्यादा उत्पादित करना होता है। इसमें खाद, उर्वरक और अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आसानी से फसल उगाई जा सके। अगली है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, ये क्या मैटर है? वाणिज्यिक का मतलब है जो जीवन निर्वाह के लिए, अपने खाने पीने के लिए नहीं की जाए, परिवार के लिए नहीं की जाए, इसका मुख्य उद्देश्य हो पैसा कमाना, या आप कहो आय अर्जित करने के लिए जो कृषि की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। जैसे गन्ना। अब बताओ, गन्ना क्या परिवार खा लेता है? अरे 2-4 खा लोगे, 10-12 खा लोगे, 2-4 फांदी, एक आध क्विंटल खा लोगे, पूरी ईख थोड़ी खा जाओगे, नहीं ना? तो ये क्या है? गन्ना वाणिज्यिक कृषि है। ऐसी कृषि जो कि पैसा कमाने के उद्देश्य, आमदनी के उद्देश्य से की जाती है, वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, ठीक है? रबड़, शिवाली का तेल, समझ में आ रही है? वो खाने के लिए अपने लिए थोड़ी हो रहा है। तो ऐसी कृषि को हम क्या नाम देते हैं? वाणिज्यिक कृषि नाम देते हैं। अब ऐसी कृषि में रासायनिक उर्वरकों, खादों आदि का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है? इसके बाद आप पहले इतना नोट करो, उसके बाद मैं अगले बता रहा हूं क्या है, ठीक है?
फास्ट अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बोलो माते। हम पढ़ेंगे कि कौन सी फसल कब उगाई जाती है और कब, क्या क्या चीजें उसके लिए जरूरी हैं और कहाँ कहाँ पर होती है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि चावल उत्पादित करने में भारत कौन से नंबर पर है। चावल उत्पादित करने में भारत दूसरे नंबर पर है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे अगर चावल के बारे में पूछ सकते हैं कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो चावल है। पहले नंबर पर चावल ही आता है। और चावल आता है तो मैं बताऊं क्यों आता है ये आता है हमारे हिंदुस्तानी महिलाओं की वजह से। ठीक है, चावल पहले नंबर पे। कारण ये, क्योंकि अगर ये दाल बनाएंगी तो ये ऐसे ही खुश हो जाएंगे, आज हमारे यहाँ दाल बन रही है, क्योंकि रोटी नहीं पकाना पड़ेगी, चावल बनाएंगी। समझ में आ रही है? तो दाल बनती तो क्या बनते हैं, चावल। इसीलिए भारत दाल उत्पादित करने में भी पहले नंबर पर है और खाने में भी पहले नंबर पर है। सही है, दालें होंगी भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे और खाएंगे भी हम सभी से ज्यादा। और चावलों का तो मैंने तुम्हें हालत बता दी है, चावल उत्पादित करने में भारत दूसरे नंबर पे और मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो हम एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपना प्यारा सा हिंदुस्तान बना ले रहे हैं। हाँ प्यारा ही है यार। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ज्यादा हिसाब किताब खराब हो गया। असल में चाह रहा हूँ कि एक ही बार में सही बन जाता। चलो देख रहे हैं, इधर देख लो। सही है, थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश की थी इसलिए ऐसी हालत हो गई इसकी। श्रीलंका हमारे देश का हिस्सा है, हैं? हम अपने देश को बनाएंगे उसे श्रीलंका को बनाएंगे? होएगी कोई श्रीलंका? चलो पहले से ठीक लग रहा है। ध्यान से देखो, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम मैंने आपको बताए हुए हैं कि कौन क्षेत्र कहाँ पड़ता है। हम बात कर रहे हैं चावल की। ठीक है, अब पहले हम परिस्थितियां देखेंगे कि कौन कौन सी चावल के लिए हैं। अब ये तो अगर तुम अनपढ़ आदमी से भी पूछोगे ना, किसान से, ठीक है, तब वो भी बता देगा तुम्हें कि चावल के लिए क्या क्या चाहिए होती है, गर्मी। क्या चाहिए होती है, गर्मी। और कम से कम इसके लिए तापमान जरूरी होता है 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का। तो कम से कम तापमान कितना चाहिए चावल के लिए, 24 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस। चावल उत्पादित करने में चीन पहले नंबर पर है। चा से चीन, चा से चावल। वो चिंग पुंग पुंग करते रहते हैं, नन्ही आंखों वाले। ठीक है, वो सांप भी खा जाते हैं, मतलब चमगादड़ खा लेते हैं। और लिजार्ड रेसिपी का नाम सुना है तुमने? छिपकली को फ्राई कर देते हैं वो। ठीक है, और लड़कियां हमारे यहाँ की डरती हैं छिपकली से। और कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर छिपकली है छत पे चिपकी हुई और नीचे पट्ट से गिर गई किसी बच्चे के ऊपर। ठीक है, अगर लड़की ऊपर गिर गई तो आसमान सर पे उठा लेगी कि क्या अजाब गिर गया है। चलो देखो,
तो चीन पहले नंबर पे चावल उत्पादित करने में, भारत कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। चावल उत्पादित करने के लिए अधिक वर्षा चाहिए होती है, और कम से कम कितनी वर्षा? देखो 150 से लेके 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में बड़े अच्छे चावल होंगे, ठीक है। 150 से लेके 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। अब मेन बात है मिट्टी। मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी चाहिए उपजाऊ, चिकनी हो जाए, जलोढ़ हो जाए। जलोढ़ का मतलब क्या है? जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है इसे नदियां लेकर के आती हैं, ये बाढ़ में जो मिट्टी आ जाती है, ठीक है, नदियां लेकर के आएंगी। अब मान लीजिए एक नदी यहां से निकल रही इस तरफ से गंगा, और यहां से आ रही निकल के ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये गंगा आ रही है, यहां से गंगा जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र जा रही है, ठीक। यहां से कर लो, गंगा और ब्रह्मपुत्र की प्रयास निकलती है यहाँ से। तो यहां से गंगा, यहां से ब्रह्मपुत्र। अब कितनी लंबी? गंगा भी भारत की सबसे बड़ी नदी है, और ब्रह्मपुत्र भी बड़ी नदियों में गिनी जाती है। अब ये जब यहाँ से चल के यहाँ तक आ रही हैं, तो अपने साथ सारे के सारे पोषक तत्वों को लाती होंगी काट काट के। तो अपने साथ सारे के सारे पोषक तत्वों को लेकर आएंगी, तो यहाँ पर डाल देंगी मैदानी क्षेत्र में, और ये मिट्टी हो जाती है बहुत उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत में सबसे ज्यादा जो चावल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की, मतलब मिट्टी की उत्पादकता अच्छी है, जिसके कारण सबसे ज्यादा चावल यहीं पर होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ होंगे? पश्चिम बंगाल में। लेकिन छत्तीसगढ़ एक क्षेत्र इसके पास पड़ेगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन ज्यादा है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर का मतलब यह है कि एक बीघा में ज्यादा चावल होते हैं, एक हेक्टेयर में ज्यादा चावल होते हैं, सही है। तो यहाँ पर चावल का उत्पादन ज्यादा है, इसलिए इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहते हैं। तो चावल या धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। और वैसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होंगे? चीन में। दूसरे नंबर पर भारत में। और ये क्वेश्चन आ जाए भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होंगे, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मिट्टी उपजाऊ, जलोढ़ चाहिए हमारे लिए। दूसरे नंबर पर है गेहूं। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा खाने वाली फसल चावल है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खाने वाली फसल कौन सी है? गेहूं। कौन सी है? गेहूं। और ये दूसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि लड़कियां रोटियां बनाना नहीं चाहती। सही कह रहा हूं? अगर कोई रोटी बनाने के लिए कह दे इनसे, तो ऐसा लगता है इन्हें हम पे मुसीबत आ गई, चावल पकवाओ पकवा लो, ठीक है। और जबकि मर्द जो है, मतलब पापा हैं तुम लोगों के, वो दिन रात काम करते रहते हैं, नहीं करते हैं? कहाँ करते हैं पापा काम? किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में होंगे, किसी के पापा कहीं पर होंगे, ठीक है। अधिकांशता के पापा या तो किसान है या फिर मजदूर है, ठीक है। तो वो मजदूरी धूम में कर रहे हैं, और इनसे रोटी यहाँ पे नहीं बन रही किचन में। अगर तुम देख लो मर्द को कमाते हुए, निवाला हाथ से गिर जाएगा खाते हुए। भरी धूप में मेहनत के बाद भी हम शिकवा नहीं करते, और तुम थक जाती हो 2 रोटियां बनाते हुए, सही है। इधर देखो, गेहूं दूसरी फसल है मुख्यतः खाद्यान्न फसल, ठीक है। अब इसमें भी चीन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर भारत। चीन पहले पे, दूसरे पे कौन है? भारत। लेकिन ये गेहूं की जो फसल है वो ठंडों में होती है। कब होगी? ठंडों में। अभी बो दी जाएगी ये दिसंबर नवंबर के करीब जाकर के, और बाद में काट ली जाएगी मार्च अप्रैल में जाकर के, सही है। तो फरवरी मार्च में काट ली जाएगी। तो इसे हम कहेंगे ये फसल का है कि ये रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है, ठीक है। गेहूं दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। पहले नंबर पे कौन आता है? चीन। तापमान कितना चाहिए? कम तापमान चाहिए, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, या आप कह दो बहुत बढ़ जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। औसत तापमान जो होना चाहिए इसका 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। हल्की फुल्की वर्षा भी चाहिए, ध्यान रखना। बरसात होती रहती नहीं होती थोड़ी बहुत ठंड में, तो हल्की फुल्की बरसात भी चाहिए। और इसके लिए भी उपजाऊ मिट्टी चाहिए, सही है। दोमट मिट्टी हो जाए, चिकनी मिट्टी हो जाए, ये सारी सारी चीजें। और ये सारी की सारी परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारे यूपी में। कहाँ पाई जाती हैं? यूपी में। इसलिए यूपी गेहूं उत्पादन करने में पहला स्थान रखता है। गेहूं उत्पादन करने में भारत में क्या है उसका? पहला स्थान है। ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें। पश्चिम बंगाल चावल में, यूपी काय में है? गेहूं में। लेकिन एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब, इसे मत भूलना। ये ये छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश से कैसा है?
छोटा राज्य। छोटा राज्य होने के कारण यहां पर गेहूं जो है उत्पादित तो बहुत होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कैसा होता है, कम। ठीक है, तो छोटा राज्य, प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर है, पंजाब में। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, समझ में आ रही है, खेती बाड़ी भी बहुत है यहाँ पर। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है, पंजाब में। और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर जो गेहूं होता है भारत में, वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। अब इनके बाद आ जाओ मोटे अनाजों पर। मोटे अनाजों में एक आएगा ज्वार। यहाँ पर भी गेहूं लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर भी क्या लिख दे रहा हूँ, गेहूं। और यहाँ पर लिख दे रहे हैं चाउर, क्या लिख दे रहे हैं, चाउर। ठीक है, अगली जो कंडीशन आएगी हमारी वो आएगी मोटे अनाज की। अब मोटे अनाज क्या आएगा तुम्हारा, ज्वार, बाजरा, मक्का, भुट्टा, सही है, ये आएंगे। तो क्या, ककड़ी, अभी ये अनाज है ककड़ी, बताओ यार, इसे कल से ककड़ी बहुत याद आ रही, इतनी लंबी हो तो बा ककड़ी है, कल से ककड़ी बहुत याद आ रही। चलो देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, इधर सुन लो, इधर सुन लो, इधर बाद में बोलते रहना। अगला वाला हमारा क्या है, मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या आता है, ज्वार, सही है, मैंने बताया ज्वार, बाजरा, मक्का, ये मोटे अनाज है। तो ज्वार आता है, ज्वार ये भी वर्षा ऋतु में बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, मतलब इस वाले क्षेत्र में, ध्यान सुनना, इस वाले क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। ठीक है, वर्षा जब होगी तब बोया जाएगा, मतलब अभी अगर आप बोगे जुलाई के करीब, ठीक है, जुलाई करीब आप इसे बो दोगे, जून जुलाई में। तो ये उत्तर भारत में काय की फसल है, खरीफ की। और इसके लिए तापमान चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और औसत वर्षा इसकी होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए, बहुत कम वर्षा भी नहीं चाहिए, तो कितनी चाहिए, 60 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। और ये सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा इसका, महाराष्ट्र में। ठीक है, और दूसरी जगह पर इसके लिए चाहिए होती है लाल या पीली मिट्टी, तो लाल मिट्टी महाराष्ट्र में ज्यादा है। ठीक है, लाल या पीली मिट्टी ये कहां पर ज्यादा है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। अगला है हमारा बाजरा। बाजरा सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। ठीक है, ये वाला गुजरात का क्षेत्र है, बाजरा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, गुजरात में, यूपी में भी होता है, और मैंने क्या लिखा है, हरियाणा, यहाँ पर भी बाजरा होता है। ये मुख्यतः गरीब जो जनता है वो इस फसल को खाती है। ठीक है, अधिकांशतः गरीब जनता इस फसल को खाती, काय को, बाजरा को। और गरीब जनता इसलिए खाती है क्योंकि अमीर लोगों को इसकी रोटियां नहीं बना मिलती हैं। है कोई ऐसी लड़की जो बना लेती हो रोटी, लड़की के लिए कह रहा हूं बे, है किसी घर में कोई बाजरा की रोटी बना लेता हो, है तुम्हारे घर में है, चलो एक आधे घर में तो निकला नहीं। बाजरा की रोटी हर किसी को नहीं बना मिलती, सीमेंट की तरह होती, मजबूत। चलो इधर ध्यान से देखो, बोलो मत, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, जल्दी खत्म कर लेने तो मुझे उधर भी पढ़ाना है। बाजरा मोटा अनाज है, कहाँ सबसे ज्यादा होता है, गुजरात में। ये उत्तर प्रदेश हरियाणा में भी होगा। गरीब जनता के खाद्यान्न की मुख्य फसल है। और ये जो बोया जाएगा उत्तर प्रदेश में तो खरीफ में बोया जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में ठंड और बरसात दोनों में बो सकते हैं, ठंड में भी बो सकते हैं और बरसात, मतलब दक्षिण भारत के लिए ये रबी और खरीफ, ये दक्षिण भारत है, ये भारत का ऊपर वाला हिस्सा क्या है, उत्तर भारत, और ये क्या है, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आप रबी और खरीफ, मतलब वर्षा में और ठंड में दोनों में बो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कब बोगे, केवल और केवल वर्षा में। तापमान कितना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी चाहिए काली। ठीक है, और काली मिट्टी कहाँ है, गुजरात में, ध्यान रखना, मिट्टी कैसे चाहिए, काली। ऐसा नहीं काली मिट्टी में ही होगा, काली मिट्टी में अच्छा होगा। ठीक है, काली मिट्टी चाहिए, और काली मिट्टी कहाँ पर है, गुजरात में। इसलिए इसके सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होगा, गुजरात में। ठीक है, अगला है मक्का। मक्के में तेल का अंश भी पाया जाता है, मतलब मक्के का तेल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये खरीफ की फसल है। खरीफ का मतलब ये वर्षा ऋतु में होगी। मूल रूप से ये अमेरिका में हुई थी, मूल स्थान कहाँ है इसका, अमेरिका में। ठीक है, और अमेरिका इसे खुद खाने में कम, पशुओं के लिए ज्यादा यूज करता है, जानवरों के लिए ज्यादा खिलाते हैं। बाजरा भी हम जानवरों के लिए खिलाते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका कहाँ में ज्यादा यूज करता है, पशुओं को खिलाने के लिए। ठीक है, तो खरीफ की फसल है, जुलाई में बो करके अगस्त सितंबर में क्या होगा, काट ली जाएगी। लेकिन हमारे बिहारी अलग हैं, बिहार में ये रबी में भी बो देते हैं, मतलब ठंड में भी ये हो जाता है बाजरा। ठीक, बिहार उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र में हो जाता है।
दोमट मिट्टी चाहिए। सबसे ज्यादा उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। कहां पर होगा? कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। राजस्थान और आप उत्तर प्रदेश कह दो, बिहार कह दो, इनमें भी होता है। ठीक है, दालों को पढ़ाएंगे अगली बार में। अब इसे तुम्हारे लिए पता क्या करना है, तुम्हारे लिए